नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से वो अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 12th बोर्ड में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्परिवर्तन पर कुछ नॉर्मल जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रकार वगैरह पढ़ लेंगे, यानी कि थोड़ी सी छोटी फॉर्म में। और जब हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे उसमें उन प्रकारों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्परिवर्तन होता क्या है और उत्परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, यानी कि उत्परिवर्तन को परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा। तो उत्परिवर्तन, उत यानी कि अचानक, अचानक, परिवर्तन यानी कि कोई चेंज या बदलाव। तो जब सजीवों की कोशिकाओं में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि सजीवों की कोशिकाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, तो वे परिवर्तन यानी कि जीवों की कोशिकाओं में होने वाले वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, यानी कि जीवों की कोशिकाओं में वैसे तो चेंज होते रहते हैं, परंतु वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं और अपना प्रभाव है वो दर्शाते हैं, उनको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। उत्परिवर्तन की परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कि जीवों की कोशिकाओं में होने वाले या जीवों के शरीर में होने वाले वे चेंज या परिवर्तन जो स्थायी होते हैं उनको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरा शरीर है, मुझ में म्यूटेशन हो गया मेरी शरीर की कोशिकाओं में, तो शरीर का जिस अंग म्यूटेशन से ग्रसित हुआ है ना, उसमें वो कार्य प्रणाली अलग हो जाएगी, उसकी कार्य दक्षता है वो अलग हो जाएगी। तो कार्य क्षमता में या फिर आकार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया म्यूटेशन की परिभाषा। तो जो वैज्ञानिक थे ह्यूगो ड्यूबरीज, ह्यूगो ड्यूबरीज नाम से आपको याद आ रहा होगा कि जो मेंडल की मृत्यु उपरांत जो 3 वैज्ञानिक थे उनमें एक ह्यूगो ड्यूबरीज भी थे। तो इस ह्यूगो ड्यूबरीज ने एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो जो एक एरिक वॉन शेरमेक था और एक था जर्मनी का कार्ल कोरेंस और एक था ह्यूगो ड्यूबरीज। इन 3 वैज्ञानिकों ने वो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। तो आप ये ध्यान में रखें। तो उत्परिवर्तन के खोजकर्ता थी हॉलैंड के ह्यूगो ड्यूबरीज। ह्यूगो ड्यूबरीज, इस ह्यूगो ड्यूबरीज ने क्या पाया कि सन 1901 में यह वो मेंडल के नियमों की पुनः खोज कर रहा था। तो इसने यह देखा कि जो इवनिंग प्रिमरोज था, इवनिंग प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ओमनियोथेरा, वैज्ञानिक नाम आप याद रखें, ओमनियोथेरा लेमार्कियाना। लेमार्क वैज्ञानिक था, लेमार्कियाना है वो, इसका नाम है। तो इवनिंग प्रिमरोज या ओमनियोथेरा लेमार्कियाना, इसमें ह्यूगो ड्यूबरीज ने देखा कि इस पादप की अचानक से 7 किस्में वो बन गई, यानी कि 7 डिफरेंट किस्में जो पहले नहीं थी, परंतु अचानक इन 7 किस्मों का उद्भव हुआ और इस उद्भव को या उस परिवर्तन को ये वो ह्यूगो ड्यूबरीज ने म्यूटेशन नाम दिया। तो खोजकर्ता आप याद रखें हॉलैंड क्या थे, ह्यूगो ड्यूबरीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो उत्परिवर्तन से संबंधित मुख्य बिंदु है वो माने जाते हैं, यानी कि टॉप पॉइंट्स। तो इन टॉप पॉइंट्स में हम क्या बात करेंगे कि प्रश्न आता है कि क्या उत्परिवर्तन है वो किसी भी जीव में हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि यह केवल इंसान में ही होता है, तो आप बिल्कुल गलत है, अपनी सोच बदलिए। मेरा मतलब वो नहीं था। पहला है कि जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है वह सूक्ष्मतम जीव बैक्टीरिया, यानी कि प्रकृति का सबसे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया या फिर एक कोशिकीय अमीबा है। तो इस अमीबा या बैक्टीरिया कोई भी ले आप से लेकर सबसे विशालकाय जीव है वो वर्तमान में व्हेल को माना जाता है, जलीय जीव है। और धरती की बात करें तो हाथी। तो क्या हो गया कि जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है वो सबसे छोटे जीव से लेकर विशालकाय हाथी या व्हेल तक भी पाया जा सकता है, यानी कि उत्परिवर्तन है वो किसी जीव की कोशिका में हो सकती है, वह सजीव होना चाहिए। यानी कि अगर कोई लाइव ऑर्गन है
उसमें यह म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैं खड़ा हूँ या फिर मेरा शरीर है, तो क्या होता है कि इस शरीर में अभी भी उत्परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों कि यह जो शरीर है उसमें अभी भी उत्परिवर्तन हो रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि वही उत्परिवर्तन, ध्यान से देखना, वही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन दिखाई देंगे, वही उत्परिवर्तन दिखेंगे जो समयुग्म अवस्था में हो। ध्यान से देखना, समयुग्म जी, ठीक है। एक और प्रकार से बोल लें, या जो प्रभावी अवस्था में हो। प्रभावी एक होता है अप्रभावी। आप परिभाषा क्या रखते हो? वे लक्षण जो अपन पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। परंतु मैंने आपको समझाया था कि वे लक्षण जो केवल समयुग्म अवस्था में ही प्रकट होंगे। दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो वे यानी कि उत्परिवर्तन है वो केवल प्रभावी अवस्था में दिखेंगे, इसका मतलब केवल समयुग्म अवस्था में। जैसे कि अप्रभावी किसे बोलते हैं कि वे जो केवल समयुग्म अवस्था में दिखेंगे, जैसे कि ये है, और विषमयुग्म अवस्था ये हो गई। तो अधिकांशतः जो उत्परिवर्तन होते हैं वो विषमयुग्म अवस्था में होते हैं, यानी कि अप्रभावी पड़े रहते हैं। आप इसको ब्लू टिक कर लें, मेरे पास ब्लैक मार्कर है तो मैं ब्लैक टिक कर रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ कि क्या कारण है कि जो उत्परिवर्तन के जो लक्षण होते हैं वो केवल समयुग्म अवस्था में प्रकट होते हैं। इसका कारण होता है कि जो जीवों के अधिकांशतः उत्परिवर्तन होता है वो अप्रभावी होने के कारण अपनी विषमयुग्म अवस्था में रहती हैं। अप्रभावी होने के कारण विषमयुग्म अवस्था में रहने के कारण अपने आप को प्रकट करने में सक्षम नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जो उत्परिवर्तन से जो उत्परिवर्तित लक्षण होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन हो रहा है तो लक्षण है उनको उत्परिवर्ती लक्षण कहेंगे, उत्परिवर्तित लक्षण। तो ये जो उत्परिवर्तित लक्षण होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण जो चेंज होते हैं, वे अति अल्प मात्रा में दिखाई देते हैं, या इस प्रकार से कहें कि अति या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण है वो अपने आप को प्रकट करने में सक्षम नहीं होते। यानी कि अति अल्प मात्रा में है तो सूक्ष्म प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक पूछा जाता है जो चौथा टॉपिक है कि ये जो उत्परिवर्तन है अधिकांशतः प्रभावी होते हैं, और जो प्रभावी होते हैं या मतलब कि कोई भी उत्परिवर्तन होगा वह समयुग्म अवस्था में प्रकट होने पर ही दिखाई देगा। यानी कि यदि जो उत्परिवर्तित जो स्थान है, या स्थान नहीं कह सकते हम, या कहेंगे लक्षण, यानी कि जो उत्परिवर्तित लक्षण है वो उसके जीन जो है वो समयुग्म अवस्था में होंगे तभी वह अपने आप को प्रकट करेगा। तो ये बात होगी डेफिनेशन की। वे जीव में होने वाले वे अनुवांशिक परिवर्तन, यहाँ हम एक और ऐड कर सकते हैं, जीव में होने वाले अनुवांशिक परिवर्तन जो स्थायी होते हैं उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। और वैज्ञानिक डिवरीज ने इनकी खोज की थी इवनिंग प्रिमरोज या ओमनियोथेरा लेमार्कियाना में। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे हमने कि विशाल का जीव व्हेल तक हो सकता है, सूक्ष्मतम जीव बैक्टीरिया से लेकर। अधिकांशतः उत्परिवर्तन अप्रभावी अवस्था में अपनी विषमयुग्म अवस्था प्रदर्शित करते हैं और अपने आप को प्रकट करने में असक्षम होते हैं, और लक्षण है वो अति अल्प होते हैं। और जो उत्परिवर्तित जो यानी कि उत्परिवर्तन होगा वो केवल समयुग्म अवस्था वाला ही या प्रभावी अवस्था वाला ही प्रकट होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कि उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं। तो जो आपकी 12th बोर्ड की जो है बुक, 12th RBSc बोर्ड की जो बुक है उसमें यह दिया गया है कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कंपेरिजन में पढ़ेंगे हम, अच्छे से याद करा दूँगा। पहला है जीन म्यूटेशन, इसको ए देते हैं, और बी है वो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। एक नंबर में पूछा जा सकता है सामान्यतः उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, यानी कि DNA का निर्माण होता है। तो DNA रेप्लिकेशन की क्रिया में क्या होता है कि जो जब बन रहा होता है DNA, तो ये DNA की कोई श्रृंखला चल रही है,
इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, सॉरी नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन और पिरिमिडिन का आप तो पता ही होगा, ए और जी है वो होते हैं प्यूरिन, और जो टी और सी है वो होते हैं पिरिमिडिन। तो आप इनमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना, इन पर है वो एक दो परिभाषाएँ आती है, प्यूरिन ए और जी, पिरिमिडिन टी और सी या सी टी जो भी कहें। तो इस प्रकार से याद रखें, टी सी ए जी, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो डीएनए का निर्माण करते हैं, यानी कि डीएनए आरएनए है उन पर नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं आवश्यक रूप से। तो क्या होता है कि डीएनए निर्माण के दौरान, यानी कि परिभाषा किस प्रकार से देंगे, एक नंबर में यह पूछ लिया जाए कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया में डीएनए के निर्माण के दौरान नाइट्रोजन, सॉरी इस प्रकार से कहेंगे कि डीएनए निर्माण के दौरान जीन पर उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनकी संरचना में या संख्या में परिवर्तन के कारण, किस प्रकार से कहेंगे कि डीएनए निर्माण के दौरान नाइट्रोजन क्षारकों की संरचना में या फिर संख्या में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है उसको जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि जो क्षारक युग्म होते हैं, क्षारक युग्म बोले तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो इन क्षारक युग्मों में प्रतिस्थापन होता है। जैसे कि ये कोई श्रृंखला चल रही है सी टी, किस प्रकार से कहें हम ए टी सी जी, तो क्या होता है कि ये यहाँ से चले जाएंगे और कोई और यहाँ आ जाएगा, जैसे कि टी सी आ गए और यहाँ सी चला गया तो यहाँ जी आ जाएगा, यानी कि प्यूरिन से पिरिमिडिन, पिरिमिडिन से प्यूरिन और प्यूरिन से खुद प्यूरिन और पिरिमिडिन से खुद पिरिमिडिन। तो इस प्रकार से इनमें प्रतिस्थापन होता रहता है। तो ये जो क्षारक युग्म होता है उनमें प्रतिस्थापन होता है, तो इसको एक और नाम दिया गया है क्षार युग्म प्रतिस्थापन, क्षार युग्म प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। और बहुत बार पूछा जाता है, गुरुजी मैं तो दो ही पढ़ा, कौन सा, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो क्षार युग्म प्रतिस्थापन कठूँ आ गयो और यहाँ आ गयो क्या, क्षार युग्म में इनमें प्रतिस्थापन होता है एक दूसरे में, तो इसको क्षारक युग्म प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी बोला जाता है जीन उत्परिवर्तन को, तो आप याद रखें। अब अगला क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर यह कोई श्रृंखला चल रही थी डीएनए निर्माण की, तो इस स्थान पर है वो इनमें परिवर्तन हुआ, तो किसी विशेष स्थान पर ही होता है यह उत्परिवर्तन, तो इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी बोला जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। तो दो नाम देख लिए हमने, जीन म्यूटेशन तो था ही, एक आ गया बिंदु उत्परिवर्तन या लोकस या स्थान पर होता है, तो किसी विशेष स्थान पर होने के कारण इसको बिंदु उत्परिवर्तन बोला जाता है। और क्षारक युग्मों में प्रतिस्थापन होता है, इस कारण उसको क्षार युग्म प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसके प्रकार है वो कौन कौन से हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं। एक है संक्रमण, एक होता है अनुपथन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट, जो बहुत बार पूछा जाता है, जब मैं 12th में था तो पूछा गया था और मैं सही करके आया था। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक होता है अपर्याक, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिससेंस। एक होता है निरर्थक बिना अर्थ का, जिसको बोलते हैं नॉनसेंस। एक होता है निक, यानी कि साइलेंट, नॉनसेंस, वो जेठालाल बोलता है ना दया को, नॉनसेंस, वह नॉनसेंस है, ठीक है। तो ये इतने इसके प्रकार है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन की एक अलग क्लास लेके आऊँगा, जिसमें जैसे कि ये नहीं पढ़े प्यूरिन पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन से यदि प्यूरिन बन रहा है तो क्या होगा इनमें से, और प्यूरिन से प्यूरिन बन रहा है तो क्या होगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपको करवाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। तो ये हो गया जीन उत्परिवर्तन, परिभाषा होगी नॉर्मल, दो नाम हमने देख लिए नए नाम, और इसके प्रकार है वो अगली क्लास में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर इनके नाम याद रख लें, 6 प्रकार का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्र नाम से स्पष्ट है, ये जीन में हो रहा था, यानी कि जीनों की संरचना में व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था। तो गुणसूत्र में क्या होगा कि गुणसूत्रों की संरचना या संख्या में परिवर्तन, साधारण सी बात है। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जो बायोलॉजी के जितने भी वर्ड हैं
उनकी आधी परिभाषा उनके नाम में छुपी होती है। ठीक है, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी कि गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन, संख्या या संरचना में परिवर्तन या उत्परिवर्तन बोल सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा नॉर्मल सी है। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। प्रकार की बात करें तो जो प्रकार है वो इसके बहुत डिफिकल्ट है। इस पर एक अलग क्लास आएंगी, प्रकारों पर जो विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, इसकी विशेषताएं भी समझाई जाएगी और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी एक अलग क्लास लेके आएंगे। पहले हम नॉर्मल चर्चा करते हैं। पहला है संरचनात्मक संरचनात्मक ही बोल सकते हैं। एक है संख्यात्मक, अलग रूप से हो गया संख्यात्मक। तो ये मैंने बोला था कि संख्या में परिवर्तन होगा तो संख्यात्मक, संरचना में होगा तो संरचनात्मक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो संरचनात्मक है इसके आगे कई प्रकार है, वो हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो इसके बाद आएगी। ठीक है, तो संख्यात्मक की बात करें तो ये भी आगे दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है सुगुणिता, एक होता है असुगुणिता। सुगुणिता, एक होता है असुगुणिता। ठीक है, इसको भी आगे दो प्रकार में बांटा गया है, इसको भी बांटा गया है। तो जो प्रकार होते हैं ना, वो अगर मैं आपको एक ही क्लास में समझाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से आप इसमें उलझ जाएंगे। तो अभी हम प्रकार के ऊपर चर्चा नहीं करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो गुणसूत्र परिवर्तन होता है उसको संख्यात्मक और संरचनात्मक में बांटा गया है और वो आगे हैं वो इतने प्रकारों में बांटे गए हैं। ठीक है, और यही बात सेम बात आप जीन म्यूटेशन में याद रखें। तो आज की जो क्लास थी हमारी म्यूटेशन पर, उस पर हमने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन पर थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी में समझने का प्रयास किया। सबसे पहले परिभाषा पढ़ ली कि वे अनुवांशिक परिवर्तन जो जीवों में स्थायी होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ह्यूगो डी व्रिजनेंस की खोज की थी इवनिंग प्रीमरोज पादप में। उसके बाद कुछ टॉप पॉइंट्स पढ़े थे जिनमें प्रश्न पूछा जाता है हर एक बार। उसके बाद प्रकार पढ़े, जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन या क्षारीय गुण प्रतिस्थापन, याद रख लेना। प्रकार पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में इनको विस्तृत रूप से समझाऊंगा, इसकी विशेषताएं भी समझाऊंगा। और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दूसरा है जिसमें गुणसूत्रों की संरचना में या संख्या में परिवर्तन होता है। दो प्रकार हो गया, संरचनात्मक, संख्यात्मक। इनको आगे कई प्रकारों में बांटा गया है, तो मैं आपको यहाँ कन्फ्यूज़न करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जल्दी आएगी। जीन उत्परिवर्तन या बिंदु म्यूटेशन, क्षार युग्म प्रतिस्थापन, तीनों नाम याद रखें आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।